जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। नॉर्मली हमारा जी फॉर गरीदा का इस वक्त प्रोग्राम होता है, लेकिन चूंकि कल शहबाज हुकूमत का पहला बजट आने जा रहा है तो इस हवाले से बजट की आज स्पेशल ट्रांसमिशन लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल, शहबाज हुकूमत का पहला बजट है, ये कितना अवाम के लिए इसमें रिलीफ होगा या ये अवाम के लिए तकलीफ दे होगा? और जिस तरह से IMF के प्लान, IMF के कर्ज के हवाले से इस वक्त जो चीजें चल रही हैं और अभी तक IMF का कर्ज का प्लान पाकिस्तान को नहीं मिल सका, तो खतरात और खदशात यही बयान किए जा रहे हैं कि ये शायद बहुत टफ एंड बहुत टाइट किस्म का बजट होगा अवाम के लिए, जिसमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ शायद अवाम को ना मिल सके जनरली, और शायद इसमें टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाएं। एक बार फिर क्या अवाम कुर्बानी का बकरा बनेंगे? और जितने भी मुल्क के मौशी हालात खराब हो, कहा यही जाता है कि जी मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और अवाम को मजीद कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी हमेशा अवाम को देनी पड़ती है। कोई भी ऐसा बजट पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना अच्छा बजट नहीं आया जिसमें तमाम की तमाम रिलीफ या तमाम की तमाम सहूलियात सिर्फ और सिर्फ अवाम को दी जाए। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत का पहला बजट आ रहा है, पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्या तारीख तब्दील होगी या तारीख की रौ में ही बहते हुए एक IMF को खुश करने का बजट लाया जाएगा जिसमें अवाम के लिए कुछ ज्यादा रिलैक्सेशन, कोई ज्यादा रिलीफ जो है उसकी तवक्कुआत ना की जाए? यही सवालात आज जनरेट करेंगे आज की बजट ट्रांसमिशन के हवाले से। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज कर दिया है जो कि गुज़श्ता माली साल के हवाले से है, और इस माली साल के 10 से 11 महीने इमरान खान की हुकूमत रही है। अभी एक मिला जुला इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासी तौर पे इसको क्लेम करने की कोशिश कर रही है कि जी हमारी हुकूमत ने बड़े बड़े मुआशी अहदाफ तो हासिल कर लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून कह रही है उसके पास भी प्ले अप करने के लिए पोलिटिकली बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी मुआशी तरक्की 4% हमने रखी हुई थी, हदफ 6% हमने अचीव कर लिया। ज़राअत, सनती शोबा, खिदमात, बड़ी सनतें, बिजली की पैदावार और तकसीम, मवासलात और तालीमी शोबे में जितने भी अहदाफ रखे हुए थे वो हासिल कर लिए गए। सिर्फ एक महंगाई ऐसा बहुत बड़ा इशू था कि जो अपने टारगेट से बहुत ज्यादा बढ़ गई। 8% इमरान खान की हुकूमत में महंगाई का टारगेट रखा गया था जो 11% से भी तजावुज कर गया, और इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 13 से 14% के दरमियान फ्लोट कर रही है, ट्रेड कर रही है। जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कह रही है कि अगर आप करंट अकाउंट खसारे को मेजर करें, अगर आप सर्कुलर डेट को मेजर करें, अगर आप बजट खसारे को मेजर करें, फीकस आमदन को मेजर करें, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम ने, तो उन्होंने कहा कि जब आप इन आशारियों को, इंडिकेटर्स को सामने रखते हैं तो फिर पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत का कबाड़ा हुआ। बहरहाल वही रूटीन की बातें, वही जो चलती रहती हैं बातें हमेशा से। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को मईशत की बदहाली का और बुराई का जिम्मेदार करार देती है और अवाम के लिए वादे लेके आती है। तो अब की मौजूदा हुकूमत ने भी यही किया है कि सारी मुआशी खराबियों का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत को करार दिया है और कहा है कि जो कल हम बजट लेके आएंगे उसके बाद चीजों में बेहतरी आएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? कल का बजट किस तरह का एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? महंगाई की शरह जो इस मौजूदा हुकूमत ने कल के बजट के लिए रखी है, जो टोटल बजट का हजम है वो 9,500 अरब रुपए का रखा गया है। महंगाई का टारगेट 11% का रखा गया है। क्या महंगाई को वापस लाया जा सकता है 11% पे, जबकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस मजीद से मजीद बढ़ाई जा रही हैं? टैक्स कलेक्शन का हदफ 7,255 अरब का रखा गया है। क्या ये अचीवेबल है? क्या ये फिजिबल है? बड़े अहम सवालात हैं जो कि आज हम प्रोग्राम में करेंगे। इसके लिए जी बजट ट्रांसमिशन के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा जबरदस्त, बड़ा वर्दी पैनल मौजूद है ऑफ द एक्सपर्ट्स। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना और इमरान खान दौरे हुकूमत में एडवाइजर भी रहे हैं ऑन फाइनेंस अफेयर्स, डॉक्टर सलमान शाह साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब माहिर मुआशियात, माहिर इक्तिसादियात हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा जफर मोती वाला साहब कराची से माहिर मुआशियात हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक तो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली प्ले अप कर रही है कि देखिए जी हमने तो तमाम अहदाफ हासिल कर लिए थे। मुस्लिम लीग नून भी पोलिटिकली इकोनॉमिकली प्ले अप कर रही है कि नहीं जी आपने ये अहदाफ हासिल नहीं किए थे, करंट अकाउंट खसारा, ब्ला ब्ला ब्ला, सो ऑन सो फोर्थ।
इंट्रो में बता चुकी हूं, आप सुन चुके होंगे। सो ये इकोनॉमिक सर्वे को सामने रख के आप इमरान खान की हुकूमत का जो तज्जिया है, एनालिसिस है, वो कैसे करेंगे, जबकि आप खुद उस हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं? देखें गरीदा, एक बात तो आपने कही कि ये शहबाज हुकूमत का पहला बजट है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत है, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो मेन पिलर्स हैं इस गवर्नमेंट के। एंड बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन 25 बजट्स ये पाकिस्तान को दे चुके हैं। राइट। तो ये पहली दफा बजट नहीं ये दे रहे, ये 25वां बजट होगा जो ये हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने ना, इस वक्त ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट एंड ही इज नोन टू बी द रिलीफ प्रोवाइडर फॉर द पीपल। नहीं, वो क्योंकि शहबाज शरीफ भी फिर जरदारी साहब के बगैर आगे कदम नहीं उठा सकते। मिफ्ता साहब लंदन से इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर आगे नहीं चल सकते। सो ये कोalition गवर्नमेंट है, इसमें कोई ड्राइवर सीट में नहीं है। ये पूरी कोalition ही चला रही है इस गाड़ी को। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो नंबर्स इकोनॉमिक सर्वे शो कर रहा है कि बेसिकली इकोनॉमी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। लेकिन इसको मेन इशू जो है वो इस वक्त एक एक्सटर्नल शॉक है, जो कि ड्रिवन बाय यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज है, ग्लोबल इंक्रीज सब्सटेंशियली मोर देन एक्सपेक्टेड। एंड नंबर दो, फूड आइटम्स पर्टिकुलरली व्हीट जो है उसका क्राइसिस है। ठीक। और ये दोनों चीजें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है। पाकिस्तान की जो एक्यूलीज हील है वो आपका पावर सेक्टर है, नैरोली डिफाइंड, एंड द एनर्जी सेक्टर जो सारा मोर और लेस नाउ इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जब शॉक पड़ा है पाकिस्तान पे, उसके साथ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक आ रहा है। ठीक। दूसरा, इतने बड़े क्राइसिस के दौरान किसी भी मुल्क में रजीम चेंज करना एक बहुत बड़ी हमाकत है। इट इज अ ब्लंडर विच हैज बीन कमिटेड, और उस ब्लंडर की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरनेशनल इंडिकेटर्स देखें पाकिस्तान के रिस्क के, जिस दिन ये रजीम चेंज के शोशा चला है, उस दिन से हमारी जो रिस्क प्रीमियम है वो तकरीबन 350 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ के 1600 बेसिस पॉइंट्स पे चला गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है रिस्क का, विच इंडिकेट्स कि पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो अब रीफाइनेंस नहीं हो सकते। रीस्ट्रक्चरिंग तो बाद की बात है। सो इसका मतलब ये है कि आपको IMF प्रोग्राम में जाने की अशद जरूरत है, जो कि हमें कर लेना चाहिए था। अप्रैल में जब ये वॉशिंगटन गए हैं मिफ्ता साहब, ही शुड हैव डन इट। उसके बाद इनको फिर मौका मिला दोहा में करने का, फिर भी नहीं किया। तो ये जो कंफ्यूजन है, इट इज कॉस्टिंग अस क्वाइट हेवीली, और हमारा रिस्क प्रीमियम उसी तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो बजट है, अब ये एक बजट बन गया है IMF का बजट। इसमें अब IMF की डिक्टेशंस होंगी, क्योंकि हमें पता है कि मिफ्ता साहब ने भी इंडिकेट किया है कि IMF जो है वो चाहता है ये चीजें करनी, और उसके बाद ही वो प्रोग्राम देंगे। तो इसमें जो फिस्कल एडजस्टमेंट है वो खासी बड़ी है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पहली दफा IMF आपको ये कह रहा है, ये पहले उन्होंने नहीं कहा, ये फर्स्ट टाइम IMF आपको कह रहा है कि आपने तमाम अखराजात जो हैं वो अपने रेवेन्यू से पूरे करने हैं, और उन रेवेन्यू से फिर कुछ पैसा बचना चाहिए जिसको आप फिर डेट सर्विसिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 2200 अरब की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अच्छा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या ये एडजस्टमेंट हम अपना खर्चा कम करके करेंगे, या ये एडजस्टमेंट हम रेवेन्यू बढ़ा के करेंगे, या हम कोई कॉम्बिनेशन करेंगे। अब एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो तेल की कीमतें हैं, जो बिजली की कीमतें हैं,
वो प्रोग्राम IMF प्रोग्राम में उनकी फुल कॉस्ट जो है वो आवाम को देनी है, ठीक है, बल्कि उनके ऊपर जितने टैक्सेस भी आते हैं वो भी आवाम Right. को देने पड़ेंगे। राइट, सो अब आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस। ठीक, अब मसला ये होगा कि जब ये मिफ्ता साहब बजट बनाएंगे और ये हमें देखना पड़ेगा कि अब वो कौन से टैक्सेस नए लेके आएंगे जिससे ये टैक्स रेवेन्यूज जो हैं ये ऊपर ठीक, जाएंगे। ठीक है। सलमान शाह साहब, मेरे सॉरी ख्याल- यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, लेकिन ये टैक्सेस वाले मामले पे थोड़ा सा आगे चल के हम डिबेट करते हैं ताकि ये सारी चीजें जो है ना वो मिक्सअप। रेज कर दूं ताकि डिस्कशन में ये पॉइंट भी आ जाए। जी जरूर। मेरे ख्याल में क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑटोमेटिकली हमने बहुत ऊंची कर दी है, ठीक, इसके साथ साथ अगर हमने टैक्सेस का भी भरमार कर दी Okay. तो ये इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी ओके, और इम्पोर्टेंट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये बड़े नेगेटिव होंगे और उससे रिकवरी भी बड़ी मुश्किल होगी। सो इसमें जो ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास कि ये टैक्सेस को आप बल्कि कंट्रोल करें, कम ठीक रखें, है, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स को ठीक, आपने बचाना है ठीक है, और उसमें ठीक, राइट। पब्लिक जो है प्रोग्राम उसको भी काटना पड़ेगा, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी काटना पड़ेगा और जो करंट हमारा बजट है उसको भी काटना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो सलमान शाह साहब, ये- सॉरी इंटरप्ट करने के लिए आपके पास वापस आती हूँ। ये गुफ्तगू काफी तवील हो रही है। आई वांट टू इंक्लूड द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डिबेट एंड डिस्कशन एज वेल, लेकिन जो पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं बड़े पर्टिनेंट, बड़े वैलिड हैं। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। कल का बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? किस किस्म का ये बजट हो सकता है? कोई रिलीफ इसमें मिल सकता है आवाम को, या टोटल जैसे डॉक्टर सलमान कह रहे हैं कि IMF की डिक्टेशन पे बनने वाला बजट होगा? देखिए गरीदा, जो चीजें आवाम को पिंच करती हैं वो बजट से ऑलरेडी बाहर है और वो हो चुकी है। आपका पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, गैस की कीमत है या बिजली की कीमत है, तो या बोगरा और नफरा जो है ये आपके रिकमेंडेशन भेज रहे होते हैं और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा होता है, तो ये चीजें तो बजट का हिस्सा होती ही नहीं ठीक है। है। जो कल का जो बजट होगा, जब भी आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो ये बुनियादी तौर पे एक रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। IMF और पाकिस्तान जो है वो एक फिस्कल डेफिसिट टारगेट पे एग्री कर जाते हैं कि आपकी आमदनी और अखराजात के दरमियान जो अदम तवाज़न है वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक। और उसके मुताबिक आमदनी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा के दिखाई जाती है, अखराजात जो है वो थोड़े से कम करके दिखाए जाते हैं। अच्छा। ताकि वो नंबर जो है वो पूरा हो जाए। तो ये नंबर क्रंचिंग है। उसमें जो असल इशू है वो ये है, जो जिसकी तरफ सलमान शाह साहब ने इशारा किया कि बाकी प्रायर एक्शन तो हमने पूरे कर लिए, लेकिन जो दूसरा प्रायर एक्शन एक बड़ा अभी जिसका चैलेंज का सामना है वो ये है कि FPR का जो रेवेन्यू है वो 7.2 ट्रिलियन रुपीस हो, जो कि तकरीबन 1400 अरब रुपए के आपको एडिशनल सोर्सेज देखने हैं। खा वो आप टैक्स एग्जम्पशंस खत्म करें या आप वो नए टैक्सेस लगाते हैं, तो एक तो वो आएंगे। दूसरा IMF ने अपना चंद ही रोज पहले एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन पेपर जो है वो दिया है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम उसके जो मेंबर ममालिक है, जिसको वो कहते हैं कि एजाइल फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपकी फूड क्राइसिस और फ्यूल क्राइसिस को खत्म करने के लिए किस तरह की फाइनेंशियल पॉलिसीज होनी चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं कि आप अपने वल्नरेबल सेगमेंट के लिए प्रायोरिटाइज करें कि आप स्पेंडिंग कहाँ पे कर रहे होंगे और अपने रेवेन्यू से पूरी करें। तो हुकूमत के लिए प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपको करंट अकाउंट जो एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर उनके लिए पैसे चाहिए, आपको जो डे टू डे गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे चाहिए, या आपको सब्सिडीज देने के लिए पैसे चाहिए, और फिर आप अपने रेवेन्यू से मैच कैसे करते हैं। तो ये एक टिपिकल फार्मूला बजट होगा। सिर्फ जो एक यूनिक चीज कल देखने में आएगी वो ये है कि हम पिछले 5-10 साल से आदी हो चुके हैं, रोजा हर बजट सेशन जो है वो उसमें मार धाड़ और चीखो पुकार, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको अपने पूरे फेफड़ों का जोर लगा के बोलना होता है। तो कल वो चीज जो है वो नहीं होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े आराम से वो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ सकेंगे, लेकिन अदरवाइज दैट वुड बी टिपिकली अ फार्मूला बजट। उसमें कोई इनोवेशन की बहुत लंबी चौड़ी गुंजाइश मौजूद नहीं। ना दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यही पॉइंट लेके जफर मोतीवाला साहब, सर मैं आपके पास आऊंगी कि कल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौमी असेंबली में बजट तो बड़े आराम से, बड़ी सहूलत के साथ, बड़े रिलीफ के साथ प्रेजेंट कर सकेंगे, जहां कोई शोर शराबा हंगामा नहीं होगा। लेकिन बजट देने के बाद क्या अवाम को उतनी सहूलत, अवाम के लिए उतना रिलीफ, अवाम के लिए उतने हंगामे की एब्सेंस बरकरार रह सकेगी? जफर मोतीवाला साहब। सिंपली पुट मैं कहूंगा करदा कि कुछ भी नहीं होगा। यानी
कोई रिलीफ नहीं होगा। आप इस बजट में रिलीफ का वर्ड निकाल दें। आबिद साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपना ये जो टैक्सेस का एक आएगा, एक तूफान आएगा और जो 1400 अरब रुपए का और टैक्सेस लगेंगे, ये नजर आ रहा है कि कोई भी टैक्स रिलीफ, कोई भी टैक्स सब्सिडी जहां दी जाती है फर्टिलाइजर को, वो भी सब खत्म करेंगे। और अब तो IMF डॉक्टर साहब जो कह रहे थे डिक्टेशन नहीं देता है, अब वो सीधा पूरा पर्चा दे देता है कि इम्प्लीमेंट दिस। अब वो पहले की बात भी नहीं रही कि वो थोड़ा सा पोलाइट हो, और वो अब पोलाइटनेस उसकी खत्म हो गई है। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो जैसे वो नेगेटिव आउटलुक और होने लगे तो ये पोलाइटनेस डे टू डे खत्म हो रही है। अभी उन्होंने एक और भी चीज कही है कि चाइनीज फर्म्स का भी जो आप रीचेक करो कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। के साथ जो एनर्जी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, IPP से भी री देखो, री एग्जामिन करो। ये री एग्जामिन का वर्ड ही है कि भाई उधर से भी अब तैयारी करो, जो जिसको फेवरे दिए हैं, मैं फेवर वर्ड कहूंगा नहीं तो बुरा मान जाएंगे डॉक्टर साहब। ये जो कहानियां हैं, ये सब एक दूसरे का जो ब्लेम गेम चल रहा है, ये अब बजट नहीं लग रहा। मैं सुबह से कई चैनलों पर, ये तो मुझे जैसे मैं और डॉक्टर साहब एक कॉमेडी शो में भी थे, अब मुझे कॉमेडी शो लग रहा है सुबह से। ये जब से लड़ते हैं एक बुरी तरह, एक किस्म का गाली गलोच का लेवल है। ये शायद सियासतदानों के लिए कॉमेडी शो हो, लेकिन अवाम के लिए तो हॉरर शो बन जाता है। भाई अवाम के लिए हॉरर शो है, लेकिन अवाम को पूछ कौन रहा है? यहाँ कौन पूछ रहा है कि भाई किसी तरह अखराजात 40% हमने पेट्रोल के यूजेज अपने कम कर दिए। जो रिवर्स डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि पेपर वर्क करता, तो इसाक डार तो इसके एक्सपर्ट थे। यानी वो ऐसे पेपर्स बनाते थे कि कई मरतबा हमको ये लगता था कि हम पाकिस्तान में नहीं बैठे, हम कहीं कोई यूरोपियन कंट्रीज में बैठे हैं। ऐसे वो पेपर्स बना देते थे। तो वो जो चीजें हैं, अब ये सब चीजों का अफेक्ट जो है ना अचानक पब्लिक पर पड़ा है। और मैं ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, इनकी बातें सुनता हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती है कि अगर 20% इन्फ्लेशन और बढ़ गई, ये ऑयल प्राइसेस की वजह से, ये अपना फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, गैस प्राइसेस की वजह से, तो होगा क्या? यानी आपकी हर 1000 रुपए की चीज सीधी 1200 परसों तरसों हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और ये जो हर आदमी कहता था, कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन, में आपके ही प्रोग्रामों में कहता था कि 12 है, 9 नहीं है। फिर जब ये 11 पर पहुंचे तो मैंने कहा 15 है, 14 नहीं है। अभी ये जो बात जा रही है, ये मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं सुनी कि 20% इन्फ्लेशन पाकिस्तान है। ठीक है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में कभी यूके में भी हमने नहीं सुना 7.5% इन्फ्लेशन, अमेरिका में भी है इन्फ्लेशन, लेकिन उनके पास रिजर्व सबको हैंडल करने के लिए कनाडा इनके पास है, बांग्लादेश के पास है, अपना पूरा फार ईस्ट अभी तक रेडी टू है। आज हमको $1 बिलियन तो साउथ कोरिया ने दिया कि भाई अपने आप को संभालो। थोड़े दिन से हम जापान से भी बात कर रहे हैं कि भाई अब हमारी कोई मदद करो, इतना तुम्हारी गाड़ियां बिकती हैं। बिगेस्ट वो अर्नर था जापान पाकिस्तान से, कि सब यूनिट जो है वो बाहर से वो आते थे, यहाँ पर सिर्फ स्क्रू टाइट होने के इंडस्ट्री लगी हुई है और आपका कोई मटेरियल नहीं है। बीच में एक चली थी कि भाई पाकिस्तानी, अगर सब पाकिस्तानी यूज करें चीजें तो 150 दिन में बच जाएंगे। क्या पाकिस्तानी चीज है? ये जो कॉटन पहना हुआ है ये भी इंपोर्टेड आता है $1 बिलियन का। इसके लिए जो मशीन बनाती है वो भी इंपोर्टेड है। इसके लिए जो फ्यूल आता है, पहले हम 75% लेते थे, अब 95% फ्यूल इंपोर्टेड आ रहा है। तो फिर ये झगड़ों में लगे हो कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है कि फर्स्ट कॉपी गवर्नमेंट है कि कौन सी गवर्नमेंट है। ये अब छोड़कर हमें ये देखना है कि बजट के फौरन बाद जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, जो झगड़े बढ़ेंगे, जो लोगों का मूड डिप्रेशन की तरफ जाएगा, जो घर के खर्चे नहीं उठेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, आपको पता है कि बिल कितने बढ़ने वाले हैं, 6 रुपए तो आज बढ़ा दिए इन्होंने। तो ये सब बजट जो है कराची की अभी बाकी पाकिस्तान की रहती है, खुदा करे कि यहीं पे थम जाए, कराची वालों की बढ़ा दिए कि इलेक्ट्रिक ने बढ़ा दिया। मैं तो कहता हूँ अजाने देने का वो जो होता था टाइम, वो आ गया है। अच्छा जी, वैसे वजीर आजम नहीं आते थे ना। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है ना कि जी सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के वो काम पे लग जाते हैं, तो आप इसको कह रहे हैं कि जी अजाने देने का टाइम आ गया। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हमें डर लगता है। ये लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज देखकर हमको लगता है कि या अल्लाह ये हिम्मत हार गया तो हम सब क्या करेंगे। तो यानी कि आपको लगता है कि बजट के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी, बावजूद इसके कि ऑन पेपर्स 100%, बावजूद इसके कि ऑन पेपर्स गवर्नमेंट ने जो टारगेट है वो रखा है 11% का, कि हम 11% पे महंगाई कर्टेल करेंगे।
नहीं नहीं, आप अभी ऐसे करें ना, ये रिकॉर्ड कर लें और 4 महीने बाद मुझे दोबारा बुला लें, एक चाय पिलाइएगा मुझे, और वही मैं बात करूंगा कि देख लीजिए अब क्या होगा। अगर चाय की पत्ती की कीमत में इजाफा ना हुआ तो, और दूध की हो गई कीमत ना, 1200 रुपए की तो पत्ती हो गई अभी आप जरा कोटेबल कोट्स तो देखें, आप किसी की दुकान पर जाए, वो अपनी प्राइस बोलता है, चाय की, दूध की, अंडे की अपनी अपनी प्राइस है। एक ही गली में 3 डिफरेंट प्राइस कोट हो रही है। और ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, ये तो हम तो खुद कैपिटल मार्केट के यूं लगता है कि जैसे ही कर्जा बढ़ता है तो यूं टिक 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 जैसे स्टॉक मार्केट चल रही है। डॉलर की प्राइस रुपी के सामने अप एंड डाउन का, कर्जा कितना बढ़ रहा है इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। कर्जा 1200 अरब रुपया तो और बढ़ गया है कुछ दिनों में ही, जब से 200 के अराउंड मूव कर रहा है। ये आपको हर रोज इसको भी देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मॉनेटरी पॉलिसी की बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है कि जितना आप कर्जा ले रहे हैं उसका विज़ डॉलर के रेट से कितना बर्डनाइज हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम। और ये यूक्रेन की वॉर भी खत्म होगी तो भी हमको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आप दोनों मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आबिद, ये यूक्रेन की खत्म भी होगी तो हमारा वीक रूपी जो है वो ऑयल खरीद रहा होगा, अगर $85 में भी खरीद रहा होगा तो कंज्यूमर को यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा। मुझे आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन द बजट ट्रांसमिशन। जफर मोतीवाला साहब, डॉक्टर आबिद सुलेहरी एंड डॉक्टर सलमान शाह साहब, तीनों पैनलिस्ट की बात सुन के मुझे तो कम से कम खौफ आ रहा है कि कल का बजट न जाने कैसा होगा, और इसके बाद कितने बड़े बड़े मजीद पहाड़ जो है तकलीफ के अवाम को उठाने पड़ेंगे, महंगाई के और मुआशी बदहाली के। लेकिन इसमें से सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है? क्या इज द एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? ये डॉक्टर सलमान शाह साहब से, डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब से और जफर मोतीवाला साहब से सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन दिस बजट ट्रांसमिशन एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। कल शहबाज गवर्नमेंट का पहला बजट आने जा रहा है। किस किस्म का होगा यह बजट? ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे पैनलिस्ट की जो है वो राय, उनकी ओपिनियन जो है वो सुन ली। डॉक्टर सलमान शाह साहब, इस सारे में सॉल्यूशन क्या है आपके नजदीक? अगर हैड यू बीन टेकिंग फॉरवर्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, हैड यू बीन देयर इन द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें से कोई सॉल्यूशन है बेहतरी का? कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? देखिए, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना चाहिए, और प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें इस बजट की वजह से IMF प्रोग्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि वो क्रिटिकल चीज वो है, बजट से ज्यादा क्रिटिकल है कि IMF प्रोग्राम आपका हो जाए। यानी कि ये बजट तो IMF के I लिए think होगा, in that अवाम sense- के लिए नहीं होगा। हाँ जी, वो तो अवाम को भी इस इक्वेशन से थोड़ा सा एक साइड पे कर दें। ठीक, इस वक्त हमें IMF प्रोग्राम की जरूरत है विदाउट अ डाउट। अगर वो IMF प्रोग्राम नहीं आएगा तो ये बजट शजट जो हैं ये बिल्कुल एकेडमिक हो जाएंगे, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स अ सिचुएशन जिसको आई थिंक लेट्स नॉट गो ओवर देयर। सो नंबर 1 इज कि आप IMF प्रोग्राम लेके आए और उसको करें। वंस वी हैव दिस IMF प्रोग्राम इन प्लेस, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी जो है वो उसमें मसले हैं, बड़े बड़े मसले हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारा पावर सेक्टर जो है, जिसको अभी IMF ने भी कहा है कि ये CPEC प्रोजेक्ट्स को भी आप देखें। लेकिन ये तमाम का तमाम पावर सेक्टर हमने गलत बनाया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो सर्व नहीं करता। हमने उसको इम्पोर्ट डिपेंडेंट, वेरी एक्सपेंसिव, पैडेड, करप्शन, किकबैक्स, एवरीथिंग, वो सारों की कीमत अब हमें पावर सेक्टर से मिल रही है। और पावर सेक्टर ऐसा है जिसने हमारी इकोनॉमी को डिरेल कर दिया है बिकॉज ऑफ द यूक्रेनियन वॉर। उसमें जंग हुई और ये हमने निजाम यहाँ पे इम्पोर्ट्स पे बनाया हुआ था, वो सारी assumptions आपकी खराब हो गई। सर वेरी अब वो इंपॉर्टेंट IMF पॉइंट, कहता लेट है- मी एड इन हियर। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आइंदा कोई भी जो पावर प्लांट लगेगा वो इंपोर्टेड फ्यूल पर नहीं होगा। सो यू थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? This step should have been taken 10 years ago. We are too late. We are too late. ये हमें 10 साल पहले यही चीज करनी चाहिए थी कि कोई चीज हमारी इम्पोर्टेड नहीं होगी एनर्जी सेक्टर में। देखें, इंडिया का जो क्राइसिस आया था जब मनमोहन आया था, तो वो भी एनर्जी क्राइसिस की वजह से ही आया था। उस वक्त भी आपको याद होगा कि बहुत तेल की कीमतें और डिस्ट्रप्शन हुई थी, और पूरा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को लाना पड़ा था टू फिक्स द इंडियन इकोनॉमी, और उनके बेड़ा गर्क हुआ था। वी आर एग्जैक्टली इन दैट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग।
और ये हमारी एनर्जी सेक्टर पर्टिकुलरली पावर सेक्टर इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। लेकिन अब आप Second समझते चीज हैं ये है कि कि- देर आयद दुरुस्त आयद है या बहुत लेट हो चुका है, अब यहां से चीजें रेक्टिफाई नहीं हो सकती? लेकिन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज जितना हमने अगर ये हम 10 साल पहले करते तो बहुत से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं जो थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं ये हम शायद ना लगाते, हम कोई और प्रोजेक्ट्स लगाते, ठीक। अल्टरनेटिव एनर्जी लगाते। उस वक्त देखें हमारे पास 3 अदारे थे। वापडा था जो वाटर की पावर बनाता था, ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड था जो सोलर और विंड बनाता था, और फिर पेप्को था जो थर्मल पे जाता था। हमने सारा बोझ पेप्को पे डाला, हमने वापडा को भी आउट किया, हमने ऑल्टरनेट एनर्जी को भी आउट किया, हमने पेप्को बनाया, और ये डिसीजंस हमारे सियासतदानों ने ली और उसका खमियाजा आज आप भुगत रहे हैं। सो दैट्स द पास्ट। अब गोइंग फॉरवर्ड ये हमने प्रोजेक्ट 30-30 साल के लगाए हुए हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 साल का है, और IMF तो कह रही है सीपैक को आप एग्जामिन करें, बट वो सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 25 साल की उसकी मुद्दत है, उसको चेंज करने में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़े महंगे हैं। जहाँ पे 3-4 सेंट में बिजली बननी चाहिए वहाँ पे 10-10 सेंट में बिजली बनती है, और डॉलर्स में हमें देना पड़ता है। बहरहाल वो एक हमें करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने ये अपनी इकोनॉमी को डिसरप्शन से बचाना है। और डिसरप्शन का क्या मतलब है कि नी जर्क किस्म के हमें इकदाम नहीं करने चाहिए। मसलन हमने ये लगा दिया है कि अब दुकानें हम 8:30 बजे बंद कर देंगे, इसका कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है। मसलन कमर्शियल जो है वो आपका सबसे बेहतरीन जो पे करता है बिजली की बिल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, वो कमर्शियल सेक्टर है। तो हम कह रहे हैं वो उसको बंद कर दो। उसको आप बंद करेंगे ये सारे डिस्कोस जो हैं इनकी आमदन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात कि ये जो बाजार हैं इसके पीछे एक पूरी सप्लाई चेन है। अगर बाजारों को आप बंद करेंगे तो पीछे आपको सप्लाई चेन बंद करनी पड़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो जाएंगी, तो डिस्ट्रप्शन होगी। डिसीजन आपने लिया, गलत डिसीजन लिया, आपने इकोनॉमिक्स सोच के नहीं किया। आपने जब आप गवर्नमेंट में आए आपने कहा पेंशन्स बढ़ा दो, दूसरे दिन आपको पेंशन्स कम करनी पड़ी। आपने सैटरडे की छुट्टी खत्म की, हफ्ते के बाद आपको फिर सैटरडे की छुट्टी करनी पड़ी। ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम इकोनॉमिक हैट से सोच नहीं रहे। अभी भी हम पॉलिटिकल जो है ना ड्राइविंग फोर्स पॉलिटिकल है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को साइड पर रख के सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट सोचे। जाहिर है सब सियासी जमातें अपने मफादात के तहत तो करती हैं, मामलात को आगे बढ़ाती हैं। नहीं, सिचुएशन को भी देखना होता है ना, किस एनवायरनमेंट में है। अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहां आप ये पॉलिटिकल गिमिक्री कर सकते हैं तो बाय ऑल मींस वी शुड डू इट, ऑल ऑफ देम डू इट। राइट। लेकिन जब हालात ऐसे हों कि जहां पे आपके मुल्क की सर्वाइवल का मसला है तो वहां पे पॉलिटिक्स को पीछे हट जाना चाहिए। उस वक्त आपने मेन चैलेंज है अपनी इकोनॉमी को बचाएं, इकोनॉमी को जो नुकसान जिस चीज से हो रहा है उससे बचाएं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना करें कि जिससे बिल्कुल ही इकोनॉमी बैठ जाए। मसलन एक तरफ आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप टैक्सेस भी उतने ज्यादा कर देंगे तो ये जो इकोनॉमी है ये तो फिर बैठ जाएगी ना। फिर तो ये अब इस दफा 6% ग्रोथ हुई है तो अगले साल तो फिर ये नेगेटिव में चले जाएगी। और कहाँ जाएंगे ये हमारा जो यंगस्टर्स हैं जिनको आपने जॉब्स प्रॉमिस की हुई है, इनको हम क्या कहेंगे कि आपके लिए जॉब्स नहीं है, आपके बंद करनी है फैक्ट्रियां। अभी मतलब आती है खबरें कि 40,000 फैक्ट्रीज जो है SMEs की बंद होने जा रही हैं। दे माइट बी रॉन्ग दोज नंबर्स, बट अगर हम वो सिचुएशन क्रिएट कर देंगे तो यही होगा। डॉक्टर सलमान साहब, हमें अपनी थिंकिंग क्लियर भी करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को ये एक्सटर्नल शॉक से भी बचाना है और हमने अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है। ये नहीं है कि हम
एक्सटर्नली तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर लें, लेकिन इकॉनमी जो है उसका बेड़ा गर्क कर दें तो डॉक्टर फिर सलमान, बात बहुत नहीं जबरदस्त बनेगी। फिर पॉइंट्स, हमारे बहुत जबरदस्त सजेशंस आपके सामने आई हैं। आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आइडेंटिफाई किए हैं। डॉक्टर आबिद सुलरी साहब, यही डिबेट लेके आपकी तरफ, आपने भी कहा कि आपको नहीं लगता कि यह बजट आवाम को बहुत कुछ कोई दे पाएगा, ये IMF के लिए बजट बनाया जा रहा है। क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हो सकता था गवर्नमेंट के पास? नहीं, बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं था। देखिए, डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि फिलहाल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि IMF जो है वो आपके साथ खड़ा हो, ताकि उसका लेटर ऑफ कंफर्ट हमारे पास आए। दोस्त ममालिक जो है उनसे हम डिपॉजिट लेने के काबिल हो। करंट जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। लेकिन डॉक्टर आबिद साहब, दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं तो वो भी ताने देते हैं कि जी आप हमेशा हमारे पास पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, आप खुद कोई काम क्यों नहीं करते? नहीं, वो ताने पहले तो वो ताने देते थे। इस दफा तो उन्होंने सिंपल शर्त रख दी ना कि पहले जाके IMF का लेटर लेके आए, और अगर IMF आपके साथ है तो हम फिर आपको डिपॉजिट देंगे। तो अब तो उन्होंने ताने नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। सऊदी अरब ने भी यही कहा, चाइना ने भी यही कहा। तो पहली चीज जो इस वक्त करने की है वो तो ये है कि प्रोग्राम जो है वो बहाल हो और जो डिपॉजिट्स हैं वो आए, ताकि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो टल जाए। उसके बाद जो हुकूमत को जिस चीज पे फोकस करना है, और IMF में रहते हुए जो क्वेश्चन मौजूद है वो ये है कि आपको टारगेटेड सब्सिडीज का क्वेश्चन मौजूद है, और वो टारगेटेड सब्सिडीज के लिए बड़ा ट्रांसपेरेंट साइंटिफिक फार्मूला जो है वो देखना होगा कि उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो हुकूमत को जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है, वो तमाम मालियाती इदारे और तमाम आलमी इदारे इस वक्त वार्निंग दे रहे हैं फूड क्राइसिस की। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि जी एक रिसेशन होने का खतरा है जो कि लंबा अरसा चलेगी, और उसके साथ एक फूड क्राइसिस आएगी। पाकिस्तान जाके अपनी एग्रीकल्चर के लिए एनर्जी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, सीड्स इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और जब हमारे वीट की शॉर्टेज है तो हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो देखना है वो ये है कि किस तरीके से गंदम की स्मगलिंग जो है उसको रोका जा सके, किस तरीके से जो सब्सिडाइज यूरिया हम पैदा करते हैं, जैसे पिछले साल उसकी स्मगलिंग हो गई थी, उसकी स्मगलिंग को रोका जा सके। क्योंकि अवाम बाकी चीजें जो है उस पर तो शायद समझौता कर रहे होंगे, लेकिन जब खुदा न खास्ता फूड क्राइसिस अगर हिट करना शुरू किया इस मुल्क में, तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका बैकलैश बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और हुकूमत को ये इंश्योर करना है कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको कैसे वो यकीनी बनाए। और ये क्योंकि अब सूबाई मामला है, वफाक का तो मामला है नहीं, लेकिन जैसे पिछली गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसको कि वजीर आजम खुद मॉनिटर करते थे वो शुरू किया था, उसी तरह का कोई इनको प्लान जो है एग्रीकल्चर के लिए वो लेके आना होगा, ताकि रूरल पॉवर्टी जो है उसको एड्रेस किया जा सके। अगर वहां पे आपके अनाज पैदा होता रहा तो शहरों में हम जो है वो कहा जा सकता है कि अमन अमान रहेगा। अगर खुदा न खास्ता रूरल पॉवर्टी भी बढ़ गई और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी कम हुई, तो फिर शहरों में अमन अमान जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। तो ये कुछ इमीडिएट चैलेंजेस है जिसके लिए जो कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, मेरी दरखास्त होगी PTI से भी कि उसको जरा थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचे। जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो मिसाक मईशत की बात उन्होंने की है, इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, अगर उसको एक मुस्तहकम मईशत मिलेगी इन अगले चंद महीनों में, तो उसके लिए अगले 5 साल सुकून से पूरा करना जो है वो आसान होगा। लेकिन अगर इस पीरियड में हम सियासी लड़ाइयां लड़ते रहे, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो लड़े, तो लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि इलेक्शन के बाद आने वाले 5 साल जो है वो शायद उससे ज्यादा तकलीफ दे हो, और हमें आवाम को इस आजमाइश से निकालना होगा। ठीक, जफर मोतीवाला साहब, आपको नजर आता है कोई सॉल्यूशन के इस सारे, जिस तरह से आपने कहा कि जी बजट तो छोड़ दें, आवाम को साइड पे रख दें, आवाम के तो सोच समझ के उनके लिए कोई बजट बनाता ही नहीं है, तो इसमें फिर सॉल्यूशन क्या था? या आप समझते हैं गवर्नमेंट के पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन कुछ मौजूद था जहां वो अडॉप्ट कर सकती थी? देखिए, पहले तो IMF का जो रोल है ना, वो पुरानी फिल्मों में गुड कॉप बैड कॉप बोलते थे। तो अभी जो बैड कॉप बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज के लिए, वो IMF बना हुआ है कि तुम IMF से बात करो, फिर हम बाकी मसला हल करते हैं। IMF जो शर्तें रख रहा है ना, वो फिर जब इंडोनेशिया में इकोनॉमिक हिटमैन एक किताब बड़ी मशहूर है, उसकी स्टाइल भी रख रहा है कि बहुत सख्तियां कर देनी चाहिए। अब बहुत सख्तियां कर दी हैं, यहाँ पर हमारे खजाने में रिजर्व में इतनी नहीं है कि वो सख्तियां बर्दाश्त कर सके, ना हमारे FBR इतना कलेक्ट कर सकेगा, ना हमारे जो बाकी सोर्सेज हैं रेमिटेंस वो एकदम डबल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन एक ही है, और वो यही है, मैं सख्त वर्ड यूज कर रहा हूं,
कि अमेरिका से जो ताल्लुकात हमारे खराब हुए थे उसको रिविजिट करें और ये 5,000 मीसाक करें, एक नहीं, दो नहीं, 5,000 मीसाक करें और किसी भी तरह इसको हल्का फुल्का तरीके से लेंथ वाइज करके आईएमएफ से निगोशिएट कर ले, क्योंकि आईएमएफ जिस तरह की शर्तें रख रहा है वो आपको कल ही नजर आ जाएगा बजट में। वो सब उनकी बातें माननी पड़ेंगी कि आपको पेपर यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ रखनी है, आपको अपना मोबाइल इधर रखना है, आपको इंपोर्ट का इतना बिल देना है, आपको अपना सेल्फ सफिशिएंट इतना होना होगा। तो वो सब चीजें अभी वो कहते हैं ना, करता ना क्या करता, वो जो वर्ड है, उसकी वजह से हमें फौरी तौर पर पहले तो आईएमएफ से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। मुझे तो अफसोस है, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, जब असद उमर ने ये बुक्स देखी जिस टाइम 2018 में आई और उन्होंने कहा हमको आईएमएफ के पास नहीं जाना है, वो किस बेसिस पर कह रहे थे कि आईएमएफ के पास नहीं जाना? वो कौन सी बेसिस थी? वो किस कंट्रीज ने इनको अप्रोच किया था कि तुमको आईएमएफ के पास जाना नहीं है, हम तुम्हारा टिल जो है फिल कर देंगे, तुम्हारे पेट्रोल फिल कर देंगे, तुम्हारे डिमांड्स फिल कर देंगे, तुम्हें बाहर से वो दिला देंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम एक ही दुनिया का मुल्क नहीं, 2-4 और मुल्क भी हैं जो यूक्रेन की वॉर से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम हैं। और अभी जो आ रही है फूड सिक्योरिटी की इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई है कि कहत साली दुनिया में फूड क्राइसिस भी आ सकती है और कुछ बहुत ज्यादा लोग भी मर सकते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा आएगा। तो ये सोचकर अभी दोबारा ये बातें हो रही कि 130 साल के रिकॉर्ड टूटेंगे बारिशों के, इन्वायरमेंट चेंज का, तो फूड सिक्योरिटी का जो हम बड़े खुशी से बोलते थे कि पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होगा, अब वो फूड सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मसला हो गया है। यानी वो मुल्क जो हम एक्सपोर्ट करने वाले वीट, वो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वीट। और अभी आप ये जो ऑस्टेरिटी प्लान बना रहे हैं, इससे क्या अफेक्ट आएगा? इससे कोई बड़ा अफेक्ट नहीं आ रहा है। असल अफेक्ट ही हमारा ये है कि हमारा तमाम ओजीडीसी के डिस्कवरीज पिछले 10-12 साल से कोई हुई ही नहीं है, हमारी जमीन के नीचे कुछ है ही नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा और मसला आया है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि ये मुल्क जो है छोटा पड़ रहा है। मैंने कल रिसर्च जफर साहब, आपकी बातें बहुत वैलिड हैं और बड़ी आई ओपनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो इजाजत दीजिएगा। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे ताकि आपका जवाब मुकम्मल हो सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट ट्रांसमिशन में हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर आबिद सुलरी साहब एंड जफर मोतीवाला साहब। जफर साहब, आपका जवाब जो है वो रह गया था, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं, मैं आपको कुछ बता रहा था और वो सजेशन अच्छा हुआ आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि काफी टफ सजेशन है कि नहीं, जरूरत है, चाहे मुश्किल फैसले, अगेन मुश्किल फैसले, जरूरत है, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भाई वो एलिमेंट्स को अब देखना चाहिए कि जो असद उमर साहब ने हुकूमत के साथ आते ही कहा कि हमको आईएमएफ में नहीं जाना है, जबकि उनके सामने बुक्स आ चुकी थी कि भाई खजाना खाली है। ठीक है, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लोग 3.5 साल 2 महीने इसकी बात कर रहे हैं। ये स्टोरी को आपको 6-7 साल 8 साल ले जाना पड़ेगा पीछे, तो आपको पूरा उधर से जरदारी साहब की हुकूमत के एंड से और पीएमएलएन की, फिर पीटीआई की, अब पीडीएम की, इस सब में खराबियां आनी शुरू हो गई थी। ठीक, वो कहते हैं ना, राइटिंग ऑन द वॉल आनी शुरू हो गई थी कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। अब उसके ऊपर आपको एक गुड न्यूज मिले कि भाई 2018 के इलेक्शन के बाद कि हमको आईएमएफ में नहीं जाना, तो लोग बिलीव्ड हिम कि भाई हाँ ये तो कोई चीज करके आएंगे, ये तो कोई करके आएंगे। एक वो मुझे बड़ा फनी लगता था, अली जैदी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि भाई वो आपके ऑफशोर ड्रिलिंग में वो सब पहुंच गए थे, तो एक्सॉन वाले खुद डर गए कि भाई ये तो पूरा मुल्क जो है हमारी वो ड्रिलिंग को देख रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट उसमें होता है 1:100 का। आपको याद है? बिल्कुल याद है जी, याद है। हाँ, तो वो जो है हमारा पूरा मुल्क एक एक्साइटेड हो गया कि भाई ऑफशोर ड्रिलिंग हो गई है, ऑयल निकल आया है, अब हमको कोई फिक्र की जरूरत नहीं, हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसको तो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी कर दिया था बहरहाल। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये 3-4 साल ऐसे निकले कि ये लगता है कि इनके पास ये आइडियाज कहाँ से आते हैं। मुर्गी दे देंगे, अंडे दे देंगे, फिर उसके बाद वो दूसरा पॉलिसी की कि वो कोविड में हम फ्यूल को 65 रुपया कर दिया, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने ही मना कर दिया कि हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी भी ये तकलीफ चल रही है, अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको स्वाद तक आपको शायद ना फ्यूल मिले। ठीक,
ठीक ठीक। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी और आपसे जो कर्जे के बढ़ने के हवाले से, क्योंकि 2-3 पॉइंटर्स जो आज हुकूमत ने बताए कि जी इन इशारियों की वजह से जो मईशत है वो तबाही की हद तक पहुंची है, वो कर्जा जात में इजाफा है, बेतहाशा इजाफा। अब इस वक्त डॉलर का रेट 202-204 तक जहां टच कर रहा है, तो ये कर्जा जात से निमटना पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन होगा, जबकि हमें IMF प्लान में जाना भी आप सब एग्री कर रहे हैं कि जी मजबूरी है, उसके अलावा कोई चारा और है नहीं। So then how can Pakistan get rid of this foreign debt? देखिए गिरिता, पहले तो मैं कर्जों पर बात कर दूं, और एहसन इकबाल साहब की एक ट्वीट आपने भी देखी होगी जिसमें उन्होंने कंपैरिजन दिया 2018 में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई और मौजूदा हुकूमत का। तो जो कर्जों को आप देखिए परसेंटेज के हिसाब से, जब हुकूमत PMLN की लास्ट साल में था 66.4 या 5% GDP के थे टोटल जो कर्जे। आज जो है 4 साल में रुपयों में नहीं देखिए, GDP में देखें तो GDP का जो उसका शेयर है वो सिर्फ उसमें 3.5% इजाफा हुआ है, 64.3 है जो कि इस हुकूमत का। तो जितना आपका GDP का साइज बढ़ता गया उसी हिसाब से आपके कर्जे जो है वो भी बढ़ रहे हैं। तो उसको एब्सोल्यूट रुपयों में देखने के बजाय GDP की परसेंटेज में सर, PMLN कह रही है, आपके इसी को कोट कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जब हम छोड़ के गए थे तो 6.10 थी GDP, और जो हमारा टोटल डेट था वो 63% था GDP का, और आज जो GDP रेट है 5.97 है, और आज 66% है GDP का। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये आप इसको 2.2 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन के तनाजुर में ना देखें, इसको आप ये देखें कि GDP तो ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी है जहां पे नहीं GDP का साइज देखिए, वो जो GDP नहीं खड़ी है वो था उसकी ग्रोथ रेट के ईयर टू ईयर। आखिरी साल में 2018 में GDP का ग्रोथ कितनी थी, और इस आखिरी साल में 5.97 है। GDP का जो टोटल हुजम है वो तो बढ़ चुका है ना, उसका हुजम बढ़ चुका है, इसीलिए तो कर्जे जो है वो गो के 4.4 ट्रिलियन हो गए। GDP के हिसाब से देखें तो टोटल वो 3% के करीब बढ़ते हैं। अच्छा। तो कर्जे जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन असल जो परेशानी वाली बात जो है वो ये है कि हमें आदत बन चुकी है कर्जे लेके कर्जे चुकाने की, और ये आदत तब तक हम उससे बाहर नहीं जा सकेंगे जब तक कि हम अपने एक्सपोर्ट बेस को ना बढ़ा सके, जब तक हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ना आ सके, जब तक हम अपने जो फ्यूल है उसको इंपोर्टेड फ्यूल की जगह रिन्यूएबल जो है सोलर और हाइडल और विंड एनर्जी उसकी तरफ ना आ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो हमारा यूथ बच जाए, जब तक हम उसको इस ट्रेड ना कर सके कि वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जा सके। तो अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो जाहिर है कर्जे लेके कर्जे चुकाते रहेंगे। ठीक। सॉरी जो कचुएन, क्योंकि हम ट्रांसमिशन के बिल्कुल एंडिंग मोमेंट्स की तरफ बढ़े हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका कमेंट लेना चाहूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया, बट मैं स्टिल चाहूंगी कि आप इस पे जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। ट्रेड डेफिसिट कैसे कम किया जा सकता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो एक बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ जो बहुत बड़ा एक तफावत है तवाजुन का, जो एक वहां पे हमें डेफिसिट नजर आता है, इसे किस तरह पुर किया जाए? देखिए, एक तो ये है कि आपका इस वक्त मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो इसको कॉम्पनसेट कर रहा है। अच्छा। क्योंकि जो भी फ्लो ऑफ डॉलर्स हैं वो अगर आपके सस्टेनेबल नहीं है तो एक्सचेंज रेट से, इसीलिए तो 204 रुपए पे पहुंच गया, और ये IMF प्रोग्राम में ये इससे भी ऊपर जा सकता है। और इसका जो मेन फायदा है, अगर उसको इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, तो फिर आपका जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट्स के लिए एनवायरनमेंट खासी बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि आपको जल्दी जो काम आप कर सकते हैं वो डीरेगुलेशन का है। आप अपने इन्वेस्टर्स को जकड़ के बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेटिक चक्रों में, आप डीरेगुलेट करें। आपको इमीडिएटली प्राइवेटाइजेशन अनाउंस कर देना चाहिए कि हम ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और उसका स्टार्ट कर देंगे। जब भी वो मुकम्मल होती है होती रहेगी, बट एक इंडिकेशन आपको देनी पड़ेगी कि हुकूमत अपना साइज कम कर रही है, हुकूमत डीरेगुलेट कर रही है, हुकूमत इन्वेस्टमेंट को तरजीह देगी, प्रमोट करेगी। और ये सारी चीजें जो हैं ये अभी इस बजट स्पीच में आ जानी चाहिए, ताकि एक डायरेक्शन आपकी सेट हो जाए। क्योंकि बगैर गवर्नमेंट को कम किए हम आगे नहीं चल सकते। हमारी हुकूमत में इन्वेस्टर के लिए हर कदम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत से लोग जो बात करते हैं वो यही कहते हैं जी कि इट इज बेटर कि हम
प्लॉट्स खरीद के रख लें Right, और right, बिजनेस right. जो मैन्युफैक्चरिंग है ना करें, उसमें ठीक, नुकसान ही नुकसान ठीक है, ठीक है, So I thank think you. we have to correct that environment of मैसेज आपको देना पड़ेगा रिफॉर्म के, सीरियसली रिफॉर्म ठीक, हम कर रहे हैं ठीक है. और इसके साथ आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर द बजट वी शुड रियली गो फॉर एन इलेक्शन और एक गवर्नमेंट आए Okay. जो अपना इकोनॉमिक मैंडेट लेके आए ठीक करने के लिए. Okay, now we are और moving वो towards आगे, the political domain. Now we are moving towards the political domain and also budget transmission का time भी खत्म हो रहा है and I hope कि डॉक्टर सलमान and जफर साहब and आबिद सुलैरी साहब आप लोग कल भी मुझे पोस्ट बजट ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर सकेंगे. So sorry to cut you in क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब एंड जफर मोतीवाला साहब. ये थी आज की बजट ट्रांसमिशन. कल इंशाल्लाह बजट पेश हो जाएगा एंड आई विल सी यू इन द स्पेशल बजट ट्रांसमिशन पोस्ट बजट जब मिफ्ता इस्माइल बजट प्रेजेंट कर चुके होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बैक टू न्यूज़ 1 न्यूज़ डिपार्टमेंट.